डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रीड करने जा रहे हैं टिश्यूज़ के बारे में, उत्तक के बारे में। बड़े काम का टॉपिक है और बहुत सारे पर्सन कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम्स में भी ये पूछे जाते हैं। कंसेप्ट क्लियर करेंगे, साथ पढ़ेंगे, टॉपिक से बात करेंगे, तब जा कर के अपन को ये टॉपिक आज का वह समझ में आएगा। टिश्यू जो है, उत्तक किसे कहेंगे, पहले तो ये बात ध्यान में रखेंगे। लेकिन उत्तक से जाने से पहले कुछ अपने को छोटी छोटी बातें तो आनी चाहिए। किसके बारे में आनी चाहिए? सेल के बारे में। सेल या कोशिका। कोशिका किसे कहेंगे? कि अपना जो शरीर है, अपनी बॉडी का निर्माण उस छोटी से छोटी संरचना के द्वारा होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अपने जैसे मकान का निर्माण जो होता है ना, प्रारंभ किससे होता है? एक कोशिका से होता है, एक पत्थर से होता है या एक ईंट से होता है। कोई भी मकान बनाते हैं तो उसका निर्माण, उसको शुरुआत कैसे, कहाँ से करेंगे? पत्थर से करेंगे ना। एक पत्थर होगी या फिर एक ईंट होगा। इसी प्रकार अपने कोई जीव चाहे कितना ही बड़ा हो, उसके शरीर का निर्माण एक सेल से होता है, प्रारंभ होता है। किससे होता है? एक सेल से प्रारंभ होता है, एक कोशिका से प्रारंभ होता है। तो कोशिका जो होती है वह शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती है। ध्यान में रखना, पहला पॉइंट आप लोगों से पूछ ले, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, तो आप बताएंगे सेल, कोशिका। सेल या कोशिका बता देंगे सब। सेल या कोशिका आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको पूछो वो यस या नो में बता सकता है। शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं बच्चा? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और कोशिका जो होती है वह उस लगभग समस्त कार्य जो होते हैं ना बॉडी के, वो यहीं से प्रारंभ होते हैं। बॉडी का फॉर्मेशन, शरीर का निर्माण होना भी यहीं से प्रारंभ होता है। ठीक है। कुछ जीव तो देखिए भाई, एक कोशिका द्वारा ही अपना काम चला लेता है। ऐसे जीव जिसमें सारे कार्य एक ही कोशिका के द्वारा कर लिए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव कहेंगे। मतलब जिनके शरीर में सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, वह उसी कोशिका से समस्त कार्य कर लेते हैं। ठीक है। उनको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। यूनिसेलुलर, ध्यान में रखना, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। पूछ लेते हैं कई बार कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, या फिर एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण लिखिए। पूछ लेते हैं ना, तो अपने को याद होनी चाहिए ना एक दो तो, कि भाई कम से कम एग्जाम में कुछ आ जाए तो उसको लिखिए तो सही। एक कोशिकीय जीवों के दो उदाहरण दीजिए। दो तो याद होने ही चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना। वैसे बहुत सारे होने चाहिए, लेकिन कम से कम कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखें। तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। नंबर फर्स्ट है अमीबा। अमीबा जो है वह एक कोशिकीय जीव है। अमीबा का जानते हो कैसा होता है अमीबा? ठीक है, जानते हो क्या? पकोड़े खाए हैं क्या? पकोड़े किसी भी आकार के हो सकते हैं ना। तो अमीबा भी किसी भी आकार का हो सकता है। समझ गए? ऐसे ये अमीबा भी हो सकता है, ये पकोड़ा भी हो सकता है। ठीक है। और ऐसे पकोड़ा भी हो सकता है। तो ये अमीबा है, एक ही कोशिका से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? एक कोशिका से मिलकर बनता है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल भी आप देखिए, पैरामीशियम। इसको चप्पल जीव भी कहते हैं। चप्पल के आकार का होता है। चप्पल देखिए आपने, ठीक है ना? वैसा ही ये पैरामीशियम होता है। कैसे होता है ये? वन्ना रे बागम झूला घाल्या। ठीक है। स्लीपर एनिमल क्यूलेट। इसमें छोटे छोटे इसके शरीर पर ये कशाप पाए जाते हैं। दिख रहे हैं ना चप्पल के आकार का? ठीक है ना। और इसमें क्या है? दो यहाँ पर न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। तो ये क्या है? एक कोशिका से मिलकर बनता है। क्या है? पैरामीशियम। अमीबा है, पैरामीशियम है, एक कोशिकीय है। क्या है? एक कोशिकीय है। चप्पल के आकार का है, इसलिए इसको स्लीपर जंतुक भी कहते हैं। स्लीपर जंतुक, स्लीपर का मतलब चप्पल, है ना।
स्लीपर जंतुक भी कहते हैं, स्लीपर एनिमलक्यूलेट पैरामीशियम को स्लीपर जंतुक भी कहते हैं। आगे बात समझ में, किसे कहेंगे? एक कोशिका से मिलकर बनता है, कौन? पैरामीशियम बनता है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और बता देता हूं भाई, उसका नाम है युगलिना। युगलिना जो है वह भी एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय शैवाल है ये युगलिना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बता देते हैं भैया, प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम जो है यह भी एक कोशिका से मिलकर बनता है। प्लाज्मोडियम पता है क्या काम करता है? क्या कर सकता है प्लाज्मोडियम? सर्दी लग सकती है, ठंड लगती है, कंपकपी लगती है, दूधनी छूटती है, तो क्या हो जाता है? बुखार आता है खूब तेज, मलेरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? तो मलेरिया रोग का कारण जो है ना, वो सिर्फ एक कोशिका से बना हुआ प्लाज्मोडियम है। ठीक है ना? तो प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया रोग होता है। लेकिन ये खास बात ये देखिए कि ये सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बनता है, सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बनता है। तो ये कुछ एक कोशिकीय जंतुओं के उदाहरण हैं। बहुकोशिकीय जंतु बहुत सारे आप देख सकते हो। अपने घर में बहू है ना, जो भी, वह बहुकोशिकीय जंतु है। हम भी क्या हैं? बहुकोशिकीय जंतु है। गाय भी क्या है? बहुकोशिकीय जंतु है। जिनको आप देख सकते हो, सारे जानवर, सारे मनुष्य, जानवर, पक्षी, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय जंतु हैं। क्या है? बहुकोशिकीय जंतु हैं। तो जो बहुकोशिकीय जंतु जो होते हैं उनको दूसरे प्रकार के हैं बहुकोशिकीय, जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उनको क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जंतु कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? मल्टी सेलुलर। अगर आपको साइंस आगे रीड करनी है ना, तो इंग्लिश को साथ साथ लेके चलना होगा। इंग्लिश में भी आपको इंटेलिजेंट रहना है। मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय जंतु। एग्जाम्पल लिख देंगे, सब लिख देंगे ना? कितने लिख देंगे? बहुत सारे लिख देंगे। ठीक है, जो भी जानवर का नाम आए लिख दो। गुरुजी का नाम मत लिख देना, लिख दोगे तो भी चला जाएगा, चल जाएगा, लेकिन मनुष्य लिखना वहाँ पर। मनुष्य क्या है? बहुकोशिकीय जंतु है। बंदर क्या है? बहुकोशिकीय जंतु है। गाय क्या है? बहुकोशिकीय जंतु है। गीदड़ क्या है? बहुकोशिकीय जंतु क्या है। लोमड़ी क्या है? बहुकोशिकीय जंतु है। कमेडी क्या है? बहुकोशिकीय जंतु है। चिड़िया क्या है? बहुकोशिकीय जंतु है। ठीक है, तो जितने भी है, मछली वगैरह सब क्या है? जनरली क्या है? ये बहुकोशिकीय जंतु हैं। आगे बात समझ में। तो बहुकोशिकीय जंतु जो होते हैं ना, उनमें एक कोशिका ही सारे काम नहीं कर सकती। एक कोशिका ये सारे काम नहीं कर सकती। जैसे आपको एक आंख, मान लो आंख फूट गई, ठीक है, अब आप अपने नाक को कहो कि यार तू तो कुछ ढूंढ के ला दे एक करके, तो आंख की जगह नाक चला जाएगा क्या ढूंढने, या दिख जाएगा क्या उसको? आंख का काम तो आंख ही करेगी। आंख की जगह आप नाक नहीं लगा सकते। लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते। और नाक की जगह आंख लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते। समझ रहे हो? कान की जगह टांग लगा दो, सुन लेगा क्या? ऐसे हाथ लगा दो, सुन लेगा क्या? नहीं सुनेगा। कान का काम कान ही करेगा। तो बहुकोशिकीय जंतु जो होते हैं ना, उनमें प्रत्येक काम बटा हुआ है। प्रत्येक काम बटा हुआ है। और आपको मैंने बताया था कि काम की शुरुआत तो कोशिका से ही होगी। काम की शुरुआत कौन करेगा? कोशिका से ही होगी। लेकिन एक काम बांट दिया है, 6th क्लास के स्टूडेंट को ये करना है, 7th क्लास के स्टूडेंट को ये करना है, उनमें भी लड़कियों को ये करना है। अपने काम बांट दिया ना, तो जब बहुकोशिकीय जंतु जो होते हैं ना, उनमें कोशिकाओं को काम बांट दिए जाते हैं, उसके शरीर में काम बांट दिए जाते हैं कि तेरे को ये काम करना है। तो काम बांटने की जो क्रिया है ना, जो घटना है, उसको आप क्या कहते हैं? श्रम विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रम विभाजन कहते हैं। आगे बात समझ में? क्या कहते हैं भाई? श्रम विभाजन। काम बांट दिया, श्रम, काम, है ना?
श्रम विभाजन कहते हैं। आगे बात समझ में। और काम की शुरुआत कौन करेगा? कोशिकाएं करेंगी। तो इसलिए अब क्या करेंगे, कोशिका ग्रुप बना लेती हैं। काम बांट दिया और काम करने के लिए ग्रुप भी तो बनाना पड़ेगा। तो जो समान काम करने वाली कोशिकाएं एक जगह हो जाएंगी कि यार मैं तो देखने का काम करूँगी, देखो भाई क्या काम करूँगी, देखने का काम करूँगी, चल तू आँख बना ले। मैं तो सुनने का काम करूँगी, चल तू कान बना ले। ठीक है, मैं तो ये टेस्ट करने का काम करूँगी, देखें क्या आ रहा है, चल तू जीभ में सेट हो जा कहीं पे। ठीक है, क्या मैं तो भोजन का पाचन करने का काम करूँगी, तो चल तू अंदर चला जा, आहार नाल में चला जा। ठीक है, मैं तो हृदय में धड़कूंगी, तो हृदय में बन जा। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो प्रत्येक काम, क्या मैं तो चलने का काम करूँगी, चल हाथों में और पैरों में चल, चलने का काम कर लेना। ठीक है ना, तो समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह बन गए हैं भाई। समान कार्य करने वाले क्या बन गए? कोशिकाओं के समूह बन गए। और समान काम करने वाले कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? उत्तक कहते हैं। समझ में आ गई क्या बात? मिटाता हूँ। डेफिनेशन आप लोगों से पूछ ले कि उत्तक किसे कहते हैं, तो आप लोग बता ही देंगे। क्या बता देंगे? परिभाषा तो आपको समझ में आ ही गई होगी। क्या भाई? समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं बच्चा। आ गई क्या बात समझ में? समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के इस समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। पीरियड नंबर 4 है, लेकिन अपन पढ़ते रहेंगे। ठीक है, पूरी क्लास अपन लेंगे कि देखिए उत्तक की डेफिनेशन अब आप लोगों के सामने आ गई है। उत्तक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू, डिश्यू, टिश्यू कहते हैं। TISSUE। ये क्या है? टिश्यू है, उत्तक है। परिभाषा क्या लिखेंगे? एकदम इजी है। बात करेंगे ना भाई तेरी परिभाषा बता, अरे देख भाई सारी जो कोशिकाएं जो हैं वो एक ही प्रकार का काम करने वाली जो कोशिकाएं एक जगह भेड़ी हो जाएं। आ जाओ भाई, जो एक काम करने वाली कोशिका ये आ जाओ, गोबर वारो करने वाली आ जाओ, भैंस ने पानी पर वाली कोशिकाएं हठी ना जाओ, खेत में लावनी कर वाली कोशिकाएं बठीन चल जाओ। तो इस काम बांट दिया ना, तो समान कार्य करने वाली जब कोशिकाएं एक जगह हो जाती है तो क्या बन जाता है? समूह बन। जैसे नरेगा में महिलाएं काम कर रही हैं, पुरुष काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अलग से एक ग्रुप बन गया ना, तो उसको नरेगा उत्तक कह सकते हो आप लोग। क्या कह सकते हो? काम सेम ही कर रही है ना, सेम कर रही हैं, काम को अंजाम दे रही हैं। इसी प्रकार सेल्स भी क्या है? समान कार्य करने वाली कोशिकाएं एक समूह बना लेती हैं। उस समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? समान कार्य करने वाली, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूहों को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या समझने में? नहीं आनी चाहिए ना, क्योंकि हमने बात कर ली है उत्तक से, और उत्तक ने अपने को बता दिया है कि भाई मेरी परिभाषा क्या है। एड्रेस बता देते हो ना कभी कभी आपका कोई दोस्त मिल गया तो आप कहते हो, आपने बात हो जाती है ना, देख भाई तू दिवराड़ा उतर जे, दिवराड़ा सू दैनी साइड बालाजी स्टैंड उतरे लोग दैनी साइड 2 किलोमीटर जाना पड़ो लो, बठी चाणतपुर मेरो गाँव, जना थारा का वो याद हो जाए कि कोई बता दे हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा, फिर वो पूछ थारा घर आना जाएगा, लिया भाई रोटी, लिया भाई मिठाई, है ना, आ ही जाते हैं ना। तो मतलब बात हो जाती है कि टॉपिक से, तो अपने को वह याद हो जाता है, उसको भी याद हो जाता है। तो अपनी बात क्या हुई कि समान कार्य करने वाली कोशिकाएं जब एक जगह आ जाती हैं और समूह बना लेती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा? उत्तक कहते हैं। अब जीव जो हैं दोनों में उत्तक पाए जाते हैं। जीव जो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं ना, उनमें तो उत्तक नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि एक ही कोशिका पाई जाती है। समूह थोड़ा ना बना, ग्रुप नहीं बना ना,
एक कोशिका जीवों में तो समूह नहीं बना, एक कोशिका ही सारा काम कर लेती है, तो ग्रुप बनाने की जरूरत क्या है? ठीक है ना। तो उसको अपन क्या क्या नहीं कहेंगे, उनमें टिश्यू नहीं पाया जाता है। किसमें? एक कोशिकीय जीवों में। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं ना, उनमें लेबर डिवीजन, श्रम विभाजन पाया जाता है, और श्रम विभाजन जब जिसमें पाया जाता है उनमें उत्तकों का निर्माण लगभग प्रारंभ हो जाता है, और बहुत विकसित जीव जो होते हैं ना, उनमें बढ़िया तरीके से काम का डिवाइडेशन होता है, और ये उत्तक मिलकर के क्या बना लेते हैं? फिर समान कार्य करने वाले उत्तक, उस काम से संबंधित उत्तक मिलकर के अंग बना लेते हैं। आहार नली बन गई, ठीक है, ये पाचन का काम करेगी, ये अंग बन गए ना, एक अंग तंत्र। फिर बहुत सारे अंग मिलकर के क्या बना लेते हैं? तंत्र बना लेते हैं। तो कहने का मतलब फिर उत्तक जो होंगे, उत्तक मिलकर के क्या बनाते हैं? समान कार्य करने वाले उत्तक मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग बना लेते हैं। और समान कार्य करने वाले अंग मिलकर के क्या बना लेते हैं? तंत्र बना लेते हैं। तंत्र जैसे श्वसन तंत्र, सांस लेने वाले अंग मिलकर के श्वसन तंत्र बना लेंगे, बना लेंगे ना। नाक है, सांस लेता है ना, लेता है कि नहीं लेता? ठीक है, मुख्य अंग नहीं है ये, लेकिन ये सहायक अंग है। यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है, यहाँ से बंद कर दो, उसको भी बंद कर दो, कहाँ से जाएगा? नहीं जा पाएगा ना। तो नाक और मुख दोनों ही हो गए सांस के लिए, एक सहायक अंग हो गए, ठीक है ना। यहाँ से ऑक्सीजन जाता है, लेकिन मुख्य अंग क्या है? फेफड़े हैं, और नाक है, ग्रसनी है, श्वास नली है, श्वसनिकाएँ हैं, फेफड़े हैं, ये सारे अंग मिलकर के किसका निर्माण कर लेंगे भाई? श्वसन तंत्र का निर्माण कर लेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे बिल्कुल। इसी प्रकार पाचन तंत्र में क्या आ जाएंगे? मुख भी आ जाएगा, जीभ भी आ जाएगी, मुख गुहा भी आ जाएगा, दांत भी आ जाएंगे, ग्रसनी भी आ जाएगी, ग्रसिका भी आ जाएगी, अमाशय भी आ जाएगा, छोटी आंत्र भी आ जाएगी, बड़ी आंत्र भी आ जाएगी, मलाशय भी आ जाएगा। तो इस प्रकार समस्त पाचन तंत्र से संबंधित अंग मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? पाचन तंत्र का, ठीक है। और समस्त तंत्र मिलकर के किसका निर्माण कर लेते हैं? शरीर का निर्माण कर लेते हैं, अपनी बॉडी का निर्माण करते हैं। आ गई बात समझ में? इस प्रकार अपने शरीर का निर्माण होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? सेल से, कोशिका। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। समान कार्य करने वाले उत्तक मिलकर के अंग बना लेते हैं, समान कार्य करने वाले अंग मिलकर के तंत्र बना लेते हैं, और सारे तंत्र मिलकर के क्या बना लेते हैं? शरीर बना लेते हैं। बना लेते हैं कि नहीं बना लेते? ये अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो अब हमारा टॉपिक क्या है? इनमें अंग नहीं है, तंत्र नहीं है, शरीर नहीं है, कोशिका नहीं है, उत्तक है। परिभाषा लिखी दी, समान कार्य करने वाले कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो उत्तक को देख लेते हैं भैया, कैसे पढ़ते हैं। परिभाषा तो याद हो गई, अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि समझ के पढ़ेंगे ना, रट के पढ़ेंगे तो रट के तो फिर ये मान लो भटके। अगर आप रट के पढ़े तो आप भटके फिरोगे, और आप समझ के पढ़ेंगे ना तो सफलता ज़रूर मिलती है। समझ के पढ़ेंगे तो सफलता मिलती है, रट के पढ़ोगे तो भटकना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। तो समझ के पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं? जीव जो होते हैं अपने दो प्रकार के हैं। जीव दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? कौन बताएगा? जीव दो प्रकार के कौन कौन से हैं? पूरी धरती पर ही, पूरी पृथ्वी पर ही दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। पता ही नहीं है दो प्रकार के जीव कौन से हैं। कोई भी कोशिश कर लो, गलत हो जाएगा तो हो जाएगा। नहीं, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव तो हैं। पृथ्वी पर तेरे को यहाँ ग्राउंड में दो प्रकार के जीव दिख रहे होंगे, पादप और जंतु। ये कॉमन बात है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो दो प्रकार के जीव हैं। ये कॉमन बात है, बहुत बार बता चुका हूँ, और इसमें बताने की जरूरत नहीं है। पौधों में भी जीव होता है और जंतुओं में भी जीव होता है। दो प्रकार के जीव हैं। एक तो चलने वाले, जैसे एक जीव आपके सामने घूम रहा है ना, ये बोर्ड के आसपास घूम रहा है ना, घूम रहा है ना, ये जीव आप बोर्ड के सामने घूम रहा है, आपके इस ग्रीन बोर्ड के सामने घूम रहा है, तो ये चल रहा है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहा है ना।
तो एक जीव तो ऐसे होते हैं जो चल फिर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, और दूसरे जीव ऐसे होते हैं जो खड़े ही रहते हैं, चलते फिरते नहीं है। तो वो तो कौन से हैं? पादप या फिर प्लांट्स। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं ना, उनको अपन क्या कहते हैं? जंतु, जंतु या एनिमल। इतनी बात समझ में आ गई क्या? जंतु या एनिमल कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं, आप सोच रहे हो सर ये क्यों बता रहे हो? बताना जरूरी है क्योंकि टिश्यू पढ़ेंगे ना तो दोनों में कुछ डिफरेंट बात आएगी। ये जीव जो होते हैं पादप, ये गति नहीं करते हैं नहीं करते ना, नहीं करते ना। ये क्या करते हैं भाई? गति करते हैं। समझ रहे हो? ये जीव क्या है? गति नहीं करते हैं, ये गति करते हैं लेकिन वृद्धि करते हैं। ये कौन है? प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई? वृद्धि करते हैं। नहीं करते क्या? सीधे खड़े रहते हैं। ये क्या करते हैं? सीधे भी खड़े रहते हैं और ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। सीधे खड़े रहते हैं, अपन सीधे भी रह सकते हैं, बांके भी रह सकते हैं, टेढ़ी भी रह सकते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। फिर इनमें क्या है? सीधे खड़े रहने के लिए, इसको और देखो, ये गति करते हैं और ये गति नहीं करते। अगर ये गति नहीं करते ना तो इनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा की आवश्यकता किन्हें होती है? जो गति करते हैं, गतिशील होते हैं ना, उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पेड़ पौधों और जंतुओं में से किसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है? जंतुओं को। किसको है? जंतुओं को। क्यों? वे गति करते हैं और सीधे खड़े रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा सहारे की जरूरत किसको है? पादपों को सहारे की जरूरत है। किसको जरूरत है? पादपों को किसकी जरूरत है? सहारे की जरूरत होती है। तो इनमें क्या है? पेड़ पौधे जो होते हैं ना, इनमें सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। सहारा प्रदान करने वाले उत्तक मुख्यतः इनमें जितने भी उत्तक है ना, सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं और इनमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है ना, इसलिए ज़्यादातर जो उत्तक जो है ना, मृत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं या डेड सेल होती है, मृत सेल्स। और जो उत्तक किससे मिलकर? निर्जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं इनके उत्तक। जबकि एनिमल्स जो होते हैं ना, उनमें डेड सेल नहीं पाई जाती है क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता होती है और प्रत्येक कोशिका ऊर्जा अपने को प्रोवाइड करेगी ना, तब अपन जिंदा रह पाएंगे। अब आप ये सोचिए, आँखों की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, उनमें से मैं एक प्रकार लेता हूँ और थोड़ा सा यहाँ 2-3 कोशिकाओं है ना, उनको काट निकाल करके बाहर फेंक देता हूँ। क्या होगा? क्या हो जाएगा? उन कोशिकाओं से ऊर्जा नहीं मिलेगी ना, वो अपना काम नहीं कर पाएंगे ना, वो तो निकल गई बाहर। इसका मतलब क्या है? अपना पूरा अंग ही प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो अपन जीव जो होता है उनमें कोशिकाएं जो होती है वो अंतर संबंधित होती है प्रगाढ़ता से, लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं ना, उनमें कुछ कोशिकाएं निर्जीव भी चल जाती है, अधिकांश निर्जीव होती हैं। अपने यहाँ निर्जीव कोशिकाएं अगर होती है ना, तो वह अंग भली प्रकार से काम नहीं कर पाता। और जंतु जो होते हैं ना, उनमें अधिकांश कोशिकाएं क्या होती हैं भाई? जीवित होती हैं। इसलिए जंतुओं में अधिकांश सेल जीवित होती हैं भाई। लिविंग सेल्स पाई जाती हैं, लिविंग सेल्स इसमें पाई जाती है। और जनरली इनमें नॉन लिविंग या मृत सेल पाई जाती है। नॉन किसमें? प्लांट्स में। इतनी बात समझ में आ गई। अब दोनों के टिश्यूज के बारे में अपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो प्रत्येक चीज ध्यान में रखें कि पादपों में मुख्यतः जितने भी उत्तक है ना, 2 घटनाएं तो होती है पेड़ पौधों में। एक तो सीधे खड़े रहना, ठीक है, सीधे खड़े रहते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं? जड़ों से पानी का अवशोषण करते हैं, जल का खनिज अवशोषण करते हैं, ठीक है। तीसरा काम होता है पत्तियों द्वारा ये भोजन बनाते हैं। इसके अलावा हवा से जब पत्तियां हिलती हैं, हवा से जब पत्तियां भी तो हिलती है, टहनियाँ भी हिलती हैं, तो कैसे जैसे ये इनको टूटने से बचाते हैं। इनमें इस प्रकार के उत्तक डेवलप होते हैं। अभी आंधी चलेगी, आंधी चलती है ना, आंधी आती है तब पेड़ पौधे इधर
अपन तो क्या कमरों में घुस जाएंगे, लेकिन पेड़ पौधे थोड़ा ना घुस जाएंगे दौड़ करके, नहीं घुसेंगे ना, उनको तो वहीं खड़े रहना है। खड़े रहना है ना, तो इसका मतलब क्या है, इनको सहारा प्रदान करने वाली मजबूत उत्तकों की ज़रूरत है। समझ गए बात को। दूसरा, आंधी वगैरह, हवा वगैरह, तेज़ हवा चलती है ना, तो उनकी टहनियाँ, पत्तियाँ आदि टूटे नहीं, तो उनको लचीला बनाने वाले उत्तकों की ज़रूरत है कि नहीं है। इनमें पत्तियाँ जो होती हैं प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं। प्रकाश संश्लेषण पत्तियाँ है ना, तो पत्तियाँ जो होती हैं ना, उनमें प्रकाश संश्लेषण करने वाला हरा उत्तक भी उसमें होना चाहिए, है ना। होता है कि नहीं होता। ठीक, फिर इसकी जो बाहरी परत है ना, उसमें से सारा पानी नहीं निकल जाए, तो इसको कवर करने वाला उत्तक भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये टिश्यूज उत्तक है, किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो चर्चा करते हैं प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यू या उत्तक पाए जाते हैं, चर्चा करते हैं। देखो, पादप उत्तक। अरे एक और काम तो, मुख्य काम तो भूल ही गए भैया, पेड़ पौधों का, वो ग्रोथ भी करते हैं। छोटा सा पौधा है, ठीक है, कल परसों आप उसके ऊपर से छलांग लगा करके उधर कूद जाते थे, ठीक है। आज वह आड़ू का पेड़ देखो, इधर बाहर जो पेड़, नीम का पेड़, सारे कितने हो गए, बड़े बड़े हो गए। अब कहो कि वह कूदो मेरे ऊपर से, कूद जाओगे क्या? क्यों? क्योंकि छोटों से ही तो बड़े बनते हैं। इसलिए छोटे बच्चा जान, वो गाना चलता है ना, छोटा बच्चा जान के ना हमें आँख दिखाना रे। क्योंकि छोटों से तो क्या करते हैं भाई, क्या बनते हैं, बड़े बनते हैं। तो पेड़ बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया पेड़? अपने से तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ना, अपन उतनी ग्रोथ नहीं करते, लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो इनमें वृद्धि करने वाले उत्तकों का भी होना जरूरी है कि नहीं है। वृद्धि कैसे होती है, पहले ये समझ लो। वृद्धि किसे कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रोथ। अपन तो क्या किसको कहते हैं वृद्धि? अरे यार, पहली तो 100 रुपया कमाता माड़ा पापा दिन का, और अब 1000 ले आऊँ दिन का ही, ठीक है, खूब वृद्धि होगी पेमेंट में। आप पता ही वृद्धि समझा, ठीक है। और घराने मम्मी वगैरह, चाची वगैरह, दादी वगैरह काई करी, भाई मैं तो पहले तो एक टाइम में 1 रोटी खाती, लेकिन अब तो कहीं से कि 3 टाइम में 3-3 रोटी तो सल्टा ही दीसूँ, 3-3 रोटी तो खाई जाऊँ। जो अपना तो बयान की वृद्धि है। फिर कोई मेरे साथी कह दे कि यार पहले तो मेरे में 85 किलो वजन ही हो, लेकिन अब 99 हो रहा है, खूब बढ़िया वृद्धि हो रही है। तो अपने में तो इस प्रकार की वृद्धि होती है ना। मोटापे में वृद्धि हो गई, या सूखेड़े में वृद्धि हो गई, या ऐसे भी हो जाता है। कोई बिल्कुल पतला भी हो जाता है, ठीक है। वो डॉक्टर के पास जाता ना, तो उसको डॉक्टर ये नहीं कहता कि भाई एक्सरे करवा के आ, वो तो ये कहता है भाई शर्ट उतार के दिखा दे, पूरे ऐसे ही दिख जाता है, बिल्कुल पतला होता है। तब सारे अंग, ये हर्ट रहा, ये फसलियाँ रही, ये फेफड़े रहे, ये गले की हड्डी रही, ऐसे दिखती है तेरी, ठीक है ना। और उसको ढंग से नहला देना तो एकदम साफ करके ऐसे जूनिया से, तो फिर वह बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, दिख जाता है। अपने तो वृद्धि कुछ अलग प्रकार की होती है, लेकिन पेड़ पौधों में नीचे से ऊपर की ओर वृद्धि होती है कि नहीं होती? लंबाई में वृद्धि होती है कि नहीं होती? शाखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है कि नहीं होती? होती है ना। बेलड़ी भी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उनमें उनके कुछ भाग ऐसे होते हैं जहां वृद्धि करने वाले उत्तक पाए जाते हैं। बहुत सारे उत्तक पाए जाएंगे, तो चर्चा करेंगे। तो वृद्धि कैसे होती है, मैं ये कह रहा था आपको। होती क्या है कि एक कोशिका जो होती है, एक कोशिका है ये, ठीक है। अब यहां पर तो ये एक कोशिका ही है, ठीक है, नीचे कोई जगह नहीं है। क्या है, जड़ें निकली हैं, तना निकला ही है, नीचे तो जमीन ही है। अब यह क्या करेगी, 2 कोशिका बना लेगी विभाजित होकर के। क्या बना लिया भाई, क्या बना लेगी, 2 कोशिका। अब ये 2 कोशिका थोड़ी बहुत नीचे इसके 2 सेल बन जाएगी। अब इसके आकार में वृद्धि हो जाएगी, तो पौधा क्या है, थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा। मतलब एक सेल है, एक सेल से कितनी सेल बन जाएगी, 2 सेल बन जाती है। 2 सेल से कितनी सेल बन जाएगी, 4 सेल बन जाएगी,
ठीक है, 2 सेल इससे और 2 सेल इससे बन गई। 4 सेल से फिर कितनी सेल बन जाएगी? 8 सेल बन जाएगी। देखो वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन गई और 2 कोशिकाएं नीचे आ गई। पहले छोटी छोटी थी, फिर आकार में कुछ खा पी लिया तो मोटी हो गई। ठीक है, मतलब आप जैसे रबड़ की वो है ट्यूब है ना, ट्यूब है, नलियाँ ट्यूब, जैसे एक तो पिचकी हुई है, अपने समेट करके थैली रख दी। ठीक है, एक थैली यहाँ रख दी, उसके ऊपर दूसरी थैली रख दी, तीसरी थैली रख दी, चौथी थैली रख दी। अब क्या करेंगे, उसमें अपन हवा या पानी भर देंगे उनमें, तो क्या होगा? इतनी सी थैलियाँ थी, वो कितनी हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? सेल्स में भी ऐसे पहले छोटी छोटी कोशिकाएं बनती हैं, फिर खा पी करके पानी वानी उनमें घुस जाता है। ठीक है, खनिज पदार्थ घुस जाते हैं, पोषक पदार्थ घुस जाते हैं, खाद्य पदार्थ घुस जाते हैं और वो मोटे हो जाते हैं। मैंने क्या एक शर्ट लेके आया था पहले, ठीक है, अब क्या हुआ, वो आराम से आ रही थी, लेकिन अब ऐसे जैसे इसमें खुलने वाली हो जाती है, वृद्धि हो रही है, आती नहीं है ना, वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार सेल्स जो है ना, उनमें खाना वाना भर करके ये क्या हो जाते हैं भाई, बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो वृद्धि इस प्रकार से होती है प्लांट्स में, समझ रहे हो ना। तो पौधे जो होते हैं ना, उनमें विभाजन क्षमता के आधार पर अपन ऊतकों को डिवाइड करता है। विभाजन क्षमता कि सारे ही ऊतक तो विभाजित होते नहीं हैं, जो ऊतक विभाजित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और जो ऊतक विभाजित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, समझ गए। तो प्लांट्स में ऊतकों को किस आधार पर विभाजित करते हैं अपन, किस आधार पर बांटते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ऐसे ऊतकों की, कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर। ठीक है, तो देखिए पादपों के ऊतक, पादपों के ऊतक, पादपों में जो ऊतक होते हैं, पादपों में लिख लो, विभाजन क्षमता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? विभाजन का मतलब समझते हो, एक कोशिका से 2 कोशिकाओं में बंटना। एक कोशिका जो होती है 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाए, ठीक है, और प्रत्येक कोशिका फिर ग्रोथ कर जाए, तो इसको अपन क्या कहते हैं, विभाजन कहते हैं। विभाजन क्षमता के आधार पर, किसके आधार पर बच्चा? विभाजन क्षमता के आधार पर 2 प्रकार के ऊतक प्लांट्स में पाए जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 विभज्योतक। विभज्योतक, विभज्योतक का मतलब जिस ऊतक की कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता पाई जाती हो, उसको क्या कहते हैं? नाम से ही है ना, विभज्योतक। विभज्यो मतलब विभाजन की क्षमता युक्त ऊतक। जिस ऊतक में विभाजन की क्षमता पाई जाती है या जिस ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? विभज्योतक या मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। कहेंगे जिस ऊतक में विभाजन की क्षमता पाई जाती हो, उसको अपन क्या कहेंगे? विभज्योतक कहते हैं। और दूसरा है स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। स्थायी ऊतक ये परमानेंट होता है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसमें क्या भाई? विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। किसमें? स्थायी ऊतक में, परमानेंट टिश्यू। इसको क्या कहेंगे? मेरिस्मेटिक टिश्यू। इंग्लिश ज़रूरी है साथ साथ, मैंने कहा था अंग्रेजी में भी याद रखना। और इसको क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। क्या कहते हैं बच्चा? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, समझ में आई क्या बात? 2 प्रकार के ऊतक है। विभज्योतक में क्या होता है? विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है, और स्थायी ऊतक में विभाजन करने की क्षमता नहीं पाई जाती। दूसरी बात क्या है? ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है, विभज्योतक जो है, वो पौधों में वृद्धि कुछ विशेष क्षेत्रों में ये पाया जाता है। कहाँ पाए जाते हैं? वृद्धि कहाँ पर होती है? आप देखो, एग्जाम्पल देखा है क्या आपने? आपके ने एक आम की गूंठी बोई, मिट्टी में दबो दी,
ठीक है ना। और इससे एक आम ऐसे डंठल सा इधर से निकला और इधर क्या जड़ें निकल गई, ठीक है। और डंठल निकलने के बाद इसके कोपड़ आ गई ऐसे। मैंने देखा है कई बार, और कई बार मैं रोया भी हूँ इस चक्कर में। आम बो दिया और उसके बाद थोड़ा सा रो दिया। कैसे रो दिया आप सुनना ध्यान से। ये आम मैंने बोया और आम के मैं क्या कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया सी कि ऐसे कुछ पत्तियाँ इनके लग जाती हैं, बस इतनी 2-3 ही पत्तियाँ लग पाती हैं आम के, ठीक है। आम की पत्तियाँ होती है ना ऐसे लग गया भाई, आम उग गया। मैंने उखाड़ करके आराम से थोड़ा सा बो दिया उसको खेत में ले जा करके। चलो कई बार तो अपने जो बाहर रूढ़ी होती है ना उसमें भी आम का पौधा दिख जाता है और बड़ा सुंदर लगता है। जब ये आम का पौधा उगता है ना तब उसमें अच्छा लगता है। ला करके घर पे बो दिया और बो दिया ना, अपने घर पे एक बकरी आ गई, बकरी खुला गई रे अपने, बकरी तो बंधी हुई रहती है, वो आ गई और उसको ऊपर से खा गई, ठीक है। ऊपर से खा गई ना, तो मैंने कई दिनों तक देखा ये बेचारा ऐसे ही खड़ा था, पत्तियां ही नहीं आ रही थी, ये डंठल ही खड़ा था। समझ गए ना बात को। पत्तियां नहीं आ रही थी इस पौधे के और ये पौधा डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि इसका जो वृद्धि वाला भाग है ना, ग्रोथ वाला भाग, पौधों में वृद्धि जो कुछ विशेष भागों में, कुछ निश्चित भागों में ही होती है। अगर इस भाग को बकरी या वो कोई अन्य जंतु खा जाए या अपन काट देना तो इसके बाद वह पौधा ग्रोथ नहीं करता है। क्योंकि जो ग्रोथ करने वाला उत्तक था ना, बीजोतक, उसको तो बकरी खा गई, इसलिए यह ग्रोथ नहीं कर सकता है, ऐसे ही हो गया रहेगा। ये बात अलग है। यहाँ साइड में से जो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, शहतूत की पत्ती वो वगैरह, उसमें कायिक जनन जरूर पा जाता है। ये साइड की कलिकाएं, टहनियाँ निकल करके फिर जरूर ग्रोथ कर सकती हैं। लेकिन जो आम वगैरह जैसे जिन उत्कों में, और जड़ें जो होती है ना, जड़ों में भी ऐसा ही सिस्टम है। अपन कहते हैं ना पौधा की जड़ का अगला नमूना दिखा दीजिए, नहीं तो पौधों लागल होगा नहीं। कहते हैं ना, आप पौधे को सीधे उखाड़ोगे ना, जड़ टूट गई ना, आगे का पार्ट टूट गया आगे, तो जड़ें क्या होंगी? ग्रोथ नहीं करेंगी। 3-4 सेंटीमीटर का जो पार्ट अगर जड़ों का टूट गया ना तो वह ग्रोथ नहीं कर पाएगी। समझ गए? वह ग्रोथ नहीं कर पाएगी। समझ गए बात को? तो इस प्रकार क्या है, विभजोतक जो होता है पौधों की के कुछ विशेष भागों में पाए जाते हैं, जड़ों के अग्र सिरे पर या फिर तने के अग्र सिरे पर। ये क्या पाए जाते हैं? कुछ विभाजन करने वाले उत्तक पाए जाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? विभजोतक कहते हैं। ठीक है। अब विभजोतक जो होता है उसको स्थिति के आधार पर, कहाँ पाए जा रहे हैं, स्थिति के आधार पर अपन 3 प्रकारों में डिवाइड करते हैं। किसको? विभजोतक जो होता है किसके आधार पर? स्थिति के आधार पर। ध्यान रखना इस बात का। विभजोतक जो है उस उत्तक को किसके आधार पर, किसके आधार पर बच्चा? स्थिति, पोजीशन। यार उत्तक कहाँ स्थित है? ये जड़ के शीर्ष में है या बीच में है, कहाँ है? ठीक है ना। स्थिति या पोजीशन के आधार पर मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है। किसके आधार पर? स्थिति के आधार पर। समझ में आएगा? स्थिति के आधार पर। स्थिति को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पोजीशन। ठीक है। कौन कौन से होते हैं भैया? नंबर फर्स्ट, शीर्षस्थ विभजोतक। शीर्षस्थ का मतलब टिकोड़िया में, ऊपर ही ऊपर, तने के ऊपर ऊपर। यहाँ पर मैंने वो आम का पेड़ बताया, इसके ऊपर ही ऊपर, जड़ के आगे ही आगे। ठीक है ना। उस विभजोतक को क्या कहेंगे? शीर्षस्थ विभजोतक कहेंगे। शीर्षस्थ विभजोतक। ध्यान से देखना इस बात को, देखो समझ में आएगा। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में जरूर आता है। तो समझ में जरूर आता है। आता है कि नहीं आता? आता है। थकान भी नहीं होती है, नहीं होती है ना। ये भी नहीं होता कि भाई यार बेल लग जाएगी कि मेरे को खाना खाना है, ऐसा नहीं होता ना। नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने मन लगा करके पढ़ाई कर रहा था।
इसे कहते हैं मन लगा करके पढ़ाई करना। और जो मन लगा करके किसी भी काम में मन लगा देता है ना, उसमें सक्सेस जरूर मिलता है। शीर्षस्थ विभज्योतक, एपिकल मेरिस्टॉम भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। आगे बात समझ में। दूसरा कौन सा है? पार्श्वीय विभज्योतक। देखो ये है कोई स्टेम है या कोई पौधा है, ये ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इसमें ये इसकी टॉप पार्ट है, कूपड़ है, कहते हैं ना शीर्षस्थ कली का। या तो ये यहाँ पाया जाता है, अगर यहाँ पाया जाता है, ये इसकी जड़ें जो होंगी, जड़ों में भी आगे के सिरे पर, जड़ों में भी कहाँ पर पाया जा रहा है? शीर्ष में। इसकी शीर्ष यही तो रहेगा, आगे आगे के पार्ट पे है ना, ये शीर्ष में। अगर इस प्रकार का जो ये यहाँ पर पाया जाता है ना, तो पोजीशन के हिसाब से इस विभज्योतक को क्या कहेंगे? शीर्षस्थ विभज्योतक कहेंगे। कौन सा कहेंगे? शीर्षस्थ विभज्योतक। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं यार यहाँ भी पाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ विभज्योतक है, यहाँ पर भी, इस साइडों में भी है, ठीक है ना, ठीक है। तो साइडों में है तो इसको अपन क्या कहेंगे? पार्श्वीय विभज्योतक। क्या कहेंगे बच्चा? पार्श्वीय विभज्योतक। दूसरा यहाँ लिख रहा हूँ पार्श्वीय विभज्योतक, ध्यान से देखना। और तीसरा क्या है? कोई भी जैसे मान लो घास है, ये तना ये है, आपने देखा है क्या? गन्ना देखा है, ठीक है। गन्ना जब छोटा सा होता है ना, तो इसमें छोटी छोटी पेड़ियाँ होती है ना। घास जो होता है ना, उसमें भी छोटी छोटी पेड़ियाँ होती है कि नहीं होती? होती है ना। फिर जैसे लंबा होता है ना, ये पेड़ियाँ क्या हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है? इसमें भी कुछ विभाजन हुआ है। क्या हुआ है? विभाजन। तो इनमें भी कोई उत्तक, इनमें पर्व संधियों के पास यहाँ पर भी कोई उत्तक पाया जाता है, जिसको जो विभाजित होगा ना, तो ये लंबी होंगी। समझ गए? इसको क्या कहते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ नहीं, हाँ, इंटरकेलरी। क्या कहेंगे इसको? अंतर्विष्ट विभज्योतक कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतर्विष्ट विभज्योतक, माय में पाया जाने वाला विभज्योतक, अंतर्विष्ट। काम क्या करेगा? तीनों ही। अब सोचो, काम का भी बात है, तीनों अलग अलग काम करेंगे। काम तो करेंगे विभाजन का ही, लेकिन शीर्षस्थ विभज्योतक की कोशिकाएं जब वृद्धि करेंगे ना, विभाजन करेंगी, तो क्या होगा? या तो तने की लंबाई में ग्रोथ होगी, या फिर मूल की लंबाई में वृद्धि होगी। होगी कि नहीं होगी? अरे ये टॉपर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसमें विभाजन होगा तो तना ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा? जड़ों में विभाजन, ये विभाजन होगा तो क्या होगा भाई? जड़ें लंबाई में वृद्धि करेंगी कि नहीं करेंगी? और इसको अगर काट के खा गया ना, इसको और इसको, तो ये ग्रोथ नहीं करेंगी और पौधा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। जिसको कहते हैं ना, पौधा जल गया मेरा, तो है ना। क्यों जल जाएंगे? या तो उसका एपिकल मेरिस्टम फिनिश हो जाए, या फिर एपिकल, चाहे जड़ों का चाहे तने का, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा? इसकी आप पूछे शीर्षस्थ विभज्योतक का कार्य लिखिए, तो इसकी सक्रियता से तने की लंबाई में वृद्धि होती है। समझिए, मेरे यहाँ भी विभज्योतक है, टांगों में भी विभज्योतक है। टांग लंबे हो जाएंगे, इधर गर्दन लंबी हो जाएगी, लंबा हो जाऊंगा, हो जाते हैं ना। तो एपिकल शीर्ष पे जो विभज्योतक है, चाहे वो जड़ के शीर्ष पर हो चाहे तने के शीर्ष पर हो, इसमें इसकी कोशिकाएं अगर विभाजित होती हैं तो क्या होगा? लंबाई में वृद्धि होगी। समझ गए? तो क्या लिखेंगे इसका कार्य? इसकी सक्रियता से, इसकी सक्रियता से किसकी लंबाई में वृद्धि होती है? परोह में जड़ व तना दोनों आ जाते हैं। परोह की लंबाई में वृद्धि होती है। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, जड़ की लंबाई में भी वृद्धि होती है और तने की लंबाई में भी वृद्धि होती है। सिंपल ये लिख सकते हैं, लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है। अब पार्श्वीय विभज्योतक है। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे साइड में यहाँ विभज्योतक है। तना देखा आपने? पहले आपने कोई पौधा देखा है छोटा, और फिर उसके बड़े होने के बाद भी देखा है? तना देखा उसका? पहले तो क्या रहता है? पतला सा रहता है,
रहता है कि नहीं रहता? अपने पेड़ ग्राउंड में उगे हुए हैं, तना छोटा सा ही है ना, लेकिन जब बड़े होते हैं तो क्या होता है, तना भी मोटा हो जाता है, लंबाई भी बढ़ जाती है। तना भी क्या हो जाता है, गोल व मोटा हो जाता है, और लंबाई भी क्या होती है बच्चा, बढ़ जाती है। लंबाई भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो लंबाई तो किसकी सक्रियता से बढ़ी, शीर्षस्थ विभज्योतक से, और तने की मोटाई में वृद्धि किससे हुई, पार्श्वीय विभज्योतक। कौन से, पार्श्वीय विभज्योतक से क्या होगा, मोटाई में वृद्धि, क्योंकि पार्श्वों में, साइड में ये विभज्योतक। इसकी कोशिकाएं विभाजित होंगी तो मोटापा बढ़ेगा, किसका, तने का या जड़ का। जड़ के भी पार्श्व में होंगे तो जड़ भी मोटी होंगी, ठीक है ना। शीर्ष में है तो लंबाई बढ़ेगी, पार्श्व में है तो मोटाई बढ़ेगी। समझ में आ गई बात? पूछ ले आप लोगों से कि पार्श्वीय विभज्योतक जो है उसका क्या कार्य है। अरे भैया काम तो यही है कि पार्श्व में है वह साइड में है, और साइड में विभाजन होगा तो मोटाई बढ़ेगी। किसकी भी मान लो, चाहे तने की मान लो, चाहे जड़ की मान लो। आ गई ना बात समझ में? चाहे तने की मोटाई मान लो, चाहे जड़ की मोटाई मान लो, मोटाई में वृद्धि होगी, ठीक है। अब तीसरा देखो, अंतर्विष्ट विभज्योतक। अंदर में कोई विभज्योतक है, अंतर्विष्ट विभज्योतक है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टोम इसको कहेंगे। इससे क्या होगा कि जो घास वगैरह में ये पाए जाते हैं, घास, बांस भी घास ही है, गेहूं भी घास है, पेड़ियां जिसमें होती है ना, गन्ना भी घास ही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जो पेड़ियों की लंबाई में वृद्धि होती है, इंटरनोड इनको कहते हैं। इंटरनोड की लंबाई में, जो घास की जो इंटरनोड होता है ना, दो पेड़ियां, दो होते हैं ना, दो पेड़ियां कहते हैं उनको, या इंटरनोड कहते हैं, ठीक है ना। होती है कि ना, गन्ना देखा ना, उसमें जो बीच में गांठ सी है उसको तो नोड कहेंगे, और जो पेड़ी आप चूसते हो उसको क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। तो उस इंटरनोड की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टोम के कारण, या अंतर्विष्ट विभज्योतक के कारण। इतनी सी बात समझ में आ गई। विभज्योतक समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? आ गया क्या? आना चाहिए, क्योंकि आना जरूरी है। समझ में आना क्या है, जरूरी है। अगर नहीं समझ में आए तो पढ़ाने का मतलब ही नहीं है, फिर हम गुरुजी ही नहीं हैं। कि गुरुजी वही जो विद्यार्थियों के लिए एकदम सही समझा सके, हम आपको पढ़ा सकें, याद करवा सकें। समझ में आ गई बात? अब 3 प्रकार का, दोबारा से देख लीजिए। विभज्योतक क्या होता है, विभाजन करने वाला उत्तक क्या कहलाता है, विभज्योतक कहलाता है, ठीक है। इस अब 3 प्रकार का होता है, किसके आधार पर, स्थिति के आधार पर। एक तो शीर्षस्थ विभज्योतक, दूसरा पार्श्वीय विभज्योतक, और तीसरा अंतर्विष्ट विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक की सक्रियता से क्या होगा, लंबाई में वृद्धि होगी, जड़ की या तने की या टहनी की। जिसकी भी लंबाई में वृद्धि होनी है वो किससे होगा, शीर्षस्थ विभज्योतक से। फिर पार्श्वीय विभज्योतक मोटाई में या परिधि में वृद्धि होती है, तने की मोटाई में वृद्धि या जड़ की मोटाई में वृद्धि होगी, शाखा की मोटाई में वृद्धि होगी, किससे, पार्श्वीय विभज्योतक से। फिर अंतर्विष्ट विभज्योतक, इसकी सक्रियता से क्या होगा, इंटरनोड की वृद्धि होती है, पेड़ी की वृद्धि होती है। और क्या कहते हैं भाई उसको, आप क्या कहते हो, गन्ने की बीज की जो इंटरनोड है उसको क्या कहते हो, पेड़ी कहते हो। हाँ, तो पेड़ी याद कर लो, समझ में तो आ गई। बांस जो है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, उसमें बांस ही तो लगाते हैं, उसमें पेड़ियाँ होती है ना, उसको इंटरनोड कहते हैं। इंटरनोड की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण होती है, अंतर्विष्ट विभज्योतक के कारण होती है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। आ गई क्या? अब इस मेरिस्टेम की सेल्स की, कोशिकाओं की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, उनको ध्यान में देख लो। विभज्योतक कोशिकाओं की विशेषताएं या गुण लिखिए, ये पूछ लेते हैं। देखिए, तो इनकी जो कोशिकाएं जो होती है ना, ये काफ़ी क्रियाशील होती हैं। विशेषता, कोशिकाओं की विशेषताएं, विभज्योतक में कोशिकाएं तो पाई जाएंगी ना, उनकी क्या विशेषताएं हैं, विभज्योतक में पाए जाने वाली कोशिकाओं की विशेषताएं। ध्यान में रखना, कई बार पूछ लेते हैं, और अपने को तो पूछे चाहे नहीं पूछे, लेकिन अपने नॉलेज के लिए जरूरी है, नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज जो है ना वो ही सफलता दिलाता है, ठीक है। क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी, जो सेल्स जो होती हैं
क्या होती हैं भाई? सक्रिय होती हैं, क्रियाशील होती हैं, बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। इनकी कोशिकाएं काफ़ी क्रियाशील होती हैं। एक लाइन तो ये याद रख लेंगे, इनकी कोशिकाएं काफ़ी क्रियाशील होती हैं। आ रही है समझ में बात? दूसरी क्या बात है, इनमें कोशिका द्रव्य बहुत होता है। इनमें जो साइटोप्लाज्म है ना इनकी कोशिकाओं में, उसकी मात्रा भी अधिक होती है। कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक होती है। खूब सारा साइटोप्लाज्म इनमें पाया जाता है। और इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल वह पतली होती है, क्योंकि बार बार विभाजन होता है ना। सेल वॉल, सेल वॉल का मतलब कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। सेल वॉल कैसी होती है? पतली होती है। और इनमें बिल्कुल क्लियर स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। सेल वॉल पतली होती है, स्पष्ट केंद्रक इनमें पाया जाता है। ये सारी बातें याद रखेंगे और ऐसे मत समझना एक बार में याद हो जाएंगी। आपको टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। खुद को बताना पड़ेगा, खुद को धोखा नहीं देना पड़ेगा। खुद को धोखा दे दिया कि नहीं मेरे को तो आता है, नहीं, बता खुद को बता दिया तो भी आपका सही रहेगा। ठीक है ना? तो इसकी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, लेकिन रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। इसमें स्पष्ट केंद्रक प्रेजेंट पाया जाता है, लेकिन रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। अगली क्लास हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जटिल ऊतक के बारे में। तब तक आप खुद ही पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।